Hello students, welcome to Nuclear and Chemistry classes by your Meeti ma'am. So here we are going to start our study schedule. So today I'm starting with the first lesson of plus 2 syllabus, that is liquid solutions. And liquid solutions ka first topic, that is the vapor pressure. So vapor pressure. What is vapor pressure? Yes, students, tell me what is vapor pressure. Any idea about vapor pressure? So let me explain you. Let us consider a system. हम एक system consider करते हैं जिसमें I have taken volatile liquid. मैंने volatile liquid लिया. Volatile means that easily changes into vapors. वो liquid जो कि आसानी से vapors में change होता है, that is volatile liquid. कोई डे टू डे लाइफ में वोलेटाइल लिक्विड का एग्जांपल, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इथाइल अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, दे आर वोलेटाइल, आसानी से वेपर्स में चेंज हो जाते हैं. एंड फॉर गर्ल्स, नेल पॉलिश रिमूवर, यू नो, that is acetone, and acetone is also volatile in nature. So volatile liquid that changes into vapors. So here I am taking the volatile ethanol. मैंने इथेनॉल लिया और इस कंटेनर को मैंने मैनोमीटर से कनेक्ट किया. मैनोमीटर में मरकरी है और दोनों लिम्स ऑफ मैनोमीटर में मरकरी का लेवल कांस्टेंट है. अब क्या होगा, जब हम वोलाटाइल लिक्विड ले रहे हैं तो वोलाटाइल लिक्विड किस में चेंज होगा बच्चे? वेपर्स में. सिंस इट इज वोलाटाइल इन नेचर, इट विल चेंज इनटू वेपर्स. वेपर्स में चेंज होगा, यानी कि द लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है. इट इज चेंजिंग इनटू वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. अब यही वेपर्स जो हैं वो यहां पर आएंगे और यहां पर जब ये मरकरी को स्ट्राइक करेंगे तो लेवल ऑफ मरकरी विल स्टार्ट राइजिंग. मरकरी का लेवल राइज करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि हियर द लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. कुछ टाइम के बाद इवेपोरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे. तो बच्चे उस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ जो वेपर्स हैं हमारे, दोज वेपर्स जो हैं वो वापस लिक्विड में कंडेंस होना शुरू कर देंगे. वेपर्स विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड्स. तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. इवेपोरेशन का प्रोसेस तो कांस्टेंट है, लेकिन कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा. और जब इसमें कंडेंसेशन भी होगा तो मरकरी के लेवल में हम चेंजेस देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस बीकर में, इस कंटेनर में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं. इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन लेवल ऑफ मरकरी कांस्टेंट हो गया है. नो लेवल चेंज इन द लेवल ऑफ मरकरी इन द मैनोमीटर. और इस स्टेट को हम क्या देते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट. सो लेट्स सी what we mean by this. Let us consider. हम इसमें सिस्टम लेते हैं. Liquid, this is changing into vapors by the process of evaporation, and vapors are changing into liquid by the process of condensation. तो जब ये दोनों सेम स्पीड से होंगे तो बच्चे एक स्टेज आएगी और उस स्टेज को हम क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज. वी कॉल दैट स्टेज एट द इक्विलिब्रियम स्टेट. तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिस रेट से लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है, दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मतलब वेपर्स किस में चेंज हो रहे हैं? लिक्विड में चेंज हो रहे हैं. और दोनों का रेट जब बराबर हो जाएगा उस स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट. तो बच्चे +1 में हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कि इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं एंड डू नॉट शो एनी चेंज विद चेंज इन टाइम. तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट में हम देखेंगे बच्चे कि यहां पर जो लिक्विड है, वेपर्स हैं और लिक्विड है, इन दोनों का अमाउंट क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है. अमाउंट इज कांस्टेंट.
ना तो वेपर्स के अमाउंट में चेंज हो रहा है ना लिक्विड के अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये वेपर्स जो लिक्विड इंटरसरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। सो वी विल से कि वेपर प्रेशर बच्चे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द pressure exerted by volatile solvent vapors on interface, मतलब liquid surface के ऊपर जो pressure exert करेंगे at the equilibrium state, that is called as the vapor pressure। तो बच्चे इस vapor pressure को हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमने ग्राफ लिया, लुक हियर, यहां पर हमारे पास जब लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था, एक स्टेज पे इवेपोरेशन का रेट क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट। अब जब इवेपोरेशन की वजह से वेपर्स लिक्विड सरफेस के ऊपर आ गए, अब वो वेपर्स लिड के साथ स्ट्राइक करके फिर से वेपर्स लिक्विड में चेंज हो रहे, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to rate of condensation, ये हमारी स्टेट इक्विलिब्रियम हो जाएगी। और इस स्टेट में वेपर्स जो लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। इज इट ओके बच्चे? तो ये हमारा हो गया बच्चे वेपर प्रेशर। अब हम वेपर प्रेशर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो वेपर प्रेशर आप अमेरिका में मेजर करें, इंडिया में मेजर करें, चाइना में मेजर करें, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट अ गिवन temperature. So I hope you might have understood कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, वेपर का लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर but at equilibrium states. So now we have to discuss what are the factors which affect the vapor pressure of liquid. So factors which affect the vapor pressure of liquid, बच्चे इसमें फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड एंड थर्ड फैक्टर इज एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब हम इन तीनों फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर बच्चे हमने लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कैसे बढ़ रहा है? तो बच्चे इसको हम एक ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस डिस्कस दिस ग्राफ कि हाउ द वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हमने ये ग्राफ लिया बच्चे, देखिए पहले हम ले रहे हैं T1 टेम्परेचर। जब हमारा टेम्परेचर कम है, T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पे ये रेट ऑफ इवेपोरेशन है और धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ा और कंडेंसेशन और इवेपोरेशन यहाँ बराबर हो गए। यहाँ पर वेपर प्रेशर हो गया P1, यानी कि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए है तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर। और बच्चे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हम लिक्विड को तो कंसिडर करते नहीं हैं, तो यहां हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब आपने ये वेपर प्रेशर ले लिया, लेट इट बी P1, और ये कौन से टेम्परेचर पे है? T1। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो बच्चे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि कैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा? तो लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर्स, और ये प्रोसेस कौन सा है? इवेपोरेशन। और बच्चे लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं, जब वो वेपर्स में जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही हैं। जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चे इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है?
exothermic. Evaporation is a एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. अब बच्चे वेपर्स भी लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, और वेपर्स लिक्विड में चेंज हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. तो बच्चे कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक. वाई कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक? क्योंकि कंडेंसेशन के टाइम में वेपर्स जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, वो लिक्विड में जा रहे हैं, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही हैं. और जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, हम कहेंगे एनर्जी रिलीज हो गई. तो इवेपोरेशन हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कंडेंसेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बच्चे एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बच्चे? इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, जबकि कंडेंसेशन का रेट कम होगा, क्योंकि कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो देखिए, हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया T2, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा. पहले रेट ऑफ इवेपोरेशन ये था, अब रेट ऑफ इवेपोरेशन ये हो गया. और इवेपोरेशन का रेट बढ़ा, लेकिन कंडेंसेशन का रेट जो है कम हो गया. तो इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर्स का अमाउंट बढ़ गया. जब वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा. बच्चे देखो, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेट ऑफ इवेपोरेशन देखा होगा ना, कि समर्स में जो पॉन्ड्स और रिवर्स हैं, वो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द लिक्विड. तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, कंडेंसेशन भी बढ़ेगा, बट इंक्रीज इन कंडेंसेशन इज लेस इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इवेपोरेशन. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि वेपर प्रेशर की. सो हेंस वी कैन से वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ द डिपेंडेंस. अब हम पूछेंगे कि भाई वो कौन सी इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो जाता है. दैट इज द क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली T ln P by dt is equal to dH, और it is dH upon RT square. एंड बच्चे, ये इक्वेशन जो है वो नीट 2016 में पूछी गई थी. दिस इक्वेशन वाज आस्क्ड इन नीट 2016, which is Clausius-Clapeyron equation. So this equation shows the dependence of vapor pressure on temperature. अब हम लेते हैं T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है, एंड T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है, और इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं दैट T2 इज ग्रेटर देन T1. T2 बड़ा टेम्परेचर है T1 से. तो इसी इक्वेशन को जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H. और बच्चे, ये डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 R. इट इज 1 upon T1 minus 1 upon T2. This is the equation which shows the variation of vapor pressure at two different temperature. आप लोग इसका न्यूमेरिकल नीट में आने के चांसेस कम होते हैं, जेई में ज्यादा पूछा जाता है. सीधे आपको सिर्फ ये इक्वेशन बताई जाती है. मैंने जो नीट में पूछा गया था वो आपको बता दिया कि दिस इज द बेसिक इक्वेशन फ्रॉम विच वी आर गेटिंग दिस. सो नेक्स्ट फैक्टर which affect the vapor pressure, we will discuss nature of liquid. यानी कि इसमें हमें डिस्कस करना है nature of liquid. How the nature of liquid affect the vapor pressure. बच्चे, लिक्विड के नेचर में हमें डिस्कस करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनकी वेपर्स में चेंज होने की टेंडेंसी कम होगी. जब वेपर्स में चेंज होने की टेंडेंसी कम होगी, तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा, एंड दे आर सेड टू बी लेस वोलाटाइल इन नेचर, जैसे वाटर. ओके, सो इफ इन लिक्विड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के अंदर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई हैं, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब दे हैव लेस टेंडेंसी टू एस्केप एज वेपर्स. जब वेपर्स कम बनेंगे, तो इनका क्या होगा बच्चे? लो
वेपर प्रेशर, और जब लो वेपर प्रेशर होगा दे आर सेड टू बी लेस वोलाटाइल। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दे दिया बच्चे, वाटर, वाटर इज लेस वोलाटाइल। अब हम दूसरे साइड देते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में लेस हैं, लेस मतलब वीक फोर्सेस है, जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में वीक फोर्सेस से बाइंडेड होंगे तो उनकी वेपर्स में चेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि दे हैव हाई टेंडेंसी टू एस्केप एज वेपर्स। जब ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो हम कहेंगे दे आर गोइंग टू हैव हाई वेपर प्रेशर, और हाई वेपर प्रेशर होगा देन दे आर सेड टू बी मोर वोलाटाइल। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया बच्चे एसीटोन। एसीटोन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एंड इज लेस वोलाटाइल। तो क्या कोरिलेशन हुआ, हाई वेपर प्रेशर मतलब मोर वोलाटाइल, लेस वेपर प्रेशर मतलब लेस वोलाटाइल। तो लेट्स कोट दिस विद रेफरेंस टू वन एग्जांपल, कि जैसे बच्चे मैंने यहां पर 3 लिक्विड्स ले लिए, वाटर, इथाइल अल्कोहल और ईथर। तो बच्चे वाटर में हमें पता है कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ईथर इज पोलर इन नेचर। तो ईथर में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ईथर में होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो वाटर और इथाइल अल्कोहल में डाइथाइल ईथर के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप पूछेंगे मैम कि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है। तो लेट्स सी बच्चे, यहां पर आप देखो मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में आप देखोगे 2 हाइड्रोजन है और हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है बच्चे, एक इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक इस लोन पेयर के साथ, एक इस लोन पेयर के साथ। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन वहीं पर अगर आप इथेनॉल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इथेनॉल, तो बच्चे इथेनॉल के केस में क्या है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक इस हाइड्रोजन के साथ बनेगा, एक इस लोन पेयर के साथ बनेगा, एक इस लोन पेयर के साथ बनेगा। इथाइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ऑब्वियसली वाटर में। ओके, तो लेट्स डिस्कस। वाटर में बच्चे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हमने ले ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रही हूं। और अल्कोहल में भी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां मैंने डिस्कस कर दिया है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के कंपैरिजन में वीक होती है। तो अगर आप ईथर की बात देखो तो ईथर मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चे, पोलर। ये ईथर मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। ईथर मॉलिक्यूल्स में this part is partially positive, this is partially negative, this is partially positive, partially negative, partially positive, partially negative। और अब इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो हो जाएंगी बच्चे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, विच इज कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस। तो अगर मैं आपसे पूछती हूं कि किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वाटर, वाटर के बाद इट इज इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल के बाद इट इज डाई इथाइल ईथर। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो वाटर विल हैव मिनिमम वेपर प्रेशर, देन इट विल बी इथाइल अल्कोहल एंड देन इट विल बी ईथर। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल विद ग्राफ। हमने ग्राफ लिया, इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहां पर ये ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया है। तो हमने क्या किया, ये ईथर का हो गया, इथाइल अल्कोहल वाटर का। अगर आप सेम टेम्परेचर पर
वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो ईथर का वेपर प्रेशर मिनिमम आ रहा है, फिर अल्कोहल का आ रहा है, फिर वाटर का आ रहा है. तो वी कैन से high is the intermolecular forces of attraction, less is the vapor pressure, which we have shown graphically. So next factor is the addition of non-volatile solute. बच्चे very important factor, क्योंकि इसमें हमारे आगे आने वाली जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगी. बच्चे हमने क्या किया कि यहाँ पर वोलाटाइल सॉल्वेंट ले लिया. वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब दैट चेंजेस इनटू वेपर्स. बच्चे यहाँ पर सरफेस के ऊपर सारे के सारे वोलाटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और सारे के सारे वोलाटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स किस में चेंज हो रहे हैं? वेपर्स में. और जब वेपर्स में चेंज हो रहे हैं तो हम कहेंगे यहां पर वेपर प्रेशर है. ठीक है, किसकी वजह से है बच्चे? सॉल्वेंट की वजह से. और इस वेपर प्रेशर को मैंने दे दिया P0A. P0A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट. प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट. अब बच्चे मैंने क्या किया, इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया. यानी कि यहां पर सॉल्वेंट तो था ही, लेकिन अब मैंने सॉल्वेंट के साथ थोड़ा सा सोल्यूट भी ऐड कर दिया. लेकिन सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, सोल्यूट वेपर्स में चेंज नहीं होगा. तो अब आप देखेंगे सरफेस के ऊपर वोलाटाइल सॉल्वेंट के अलावा कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं. तो लिक्विड वहीं से वेपर्स में, उसी एरिया में से वेपर्स में चेंज होगा जहां पर वोलाटाइल सॉल्वेंट है. मतलब यहां से, सिर्फ यहीं से लिक्विड वेपर्स में चेंज हो पाएगा. और जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा. यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर बच्चे किसका है? सॉल्यूशन का. और ये वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में कम हो गया है. क्यों कम हुआ है? क्योंकि सरफेस के ऊपर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और जहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो वहां पर वोलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर्स में चेंज होने का रास्ता बंद करके रखे हुए हैं. तो वहां से सॉल्वेंट वेपर्स में चेंज नहीं हो रहा है. जैसे बच्चे डे टू डे एग्जाम्पल में देखो ना, वाटर ड्रेन्स, नालियां जिसमें से पानी फ्लो करता है. अगर क्लियर ड्रेन है तो फ्लो ऑफ वाटर विल बी स्मूथ. लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें कचरा पड़ा हुआ है तो जहां जहां कचरा होगा, देखो जैसे इस ड्रेन में यहाँ कचरा है, यहाँ कचरा है, यहाँ कचरा है, तो वाटर उन जगह से फ्लो नहीं कर पाएगा. तो कचरे वाले ड्रेन में से वाटर का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इसी तरह से जब आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट इनटू वेपर्स डिक्रीजेस. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं P0A और PS में से, तो हम देखेंगे P0A is greater than PS. Vapor pressure of pure solvent is more than that of pure solution. और यहाँ पर एक चीज देखिएगा बच्चे, चाहे हमने सॉल्यूट डाला है लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर्स में चेंज नहीं होगा. तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट. किसकी वजह से है? सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होता है. तो बच्चे व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो? वी कैन ड्रॉ दैट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन decreases since less area is available for volatile solvent to escape as vapors. So these are the three factors which affect the vapor pressure. लेकिन अब कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करते हैं. जैसे बच्चे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेंगे? तो लेट्स सी. फर्स्ट, अमाउंट ऑफ लिक्विड. मैंने क्या किया कि इसमें इतना लिक्विड ले लिया और सेकेंड में मैंने लिक्विड का अमाउंट बढ़ा दिया. चाहे आप लिक्विड कम लें या ज्यादा लें, वेपर प्रेशर तो P0A ही रहेगा. मतलब वेपर प्रेशर अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सेकेंड थिंग, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ये कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड रखा है
और ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड लिखा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, लेकिन इसमें भी वेपर प्रेशर पी नॉट है होगा, इसमें भी वेपर प्रेशर पी नॉट है होगा, वेपर प्रेशर रिमेन सेम चाहे आप कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दें, सो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। थर्ड, सरफेस एरिया। बच्चे वेपर प्रेशर सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इवेपोरेशन नो डाउट सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वेपर प्रेशर सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये सरफेस एरिया है, इसका ये सरफेस एरिया है, तो चाहे बच्चे सरफेस एरिया में कोई भी चेंज हो, वेपर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आता। सो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के ऊपर भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो इन तीनों के फैक्टर के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ना तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ना सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वेपर प्रेशर इज अ which property बच्चे, intensive property, it is intensive property and does not depend upon amount। मैं बस थोड़ा सा आपको इंटेंसिव के बारे में भी बता देती हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ा है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बच्चे आप एक ग्लास पानी लो और एक बकेट पानी लो, वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे ग्लास का पानी हो चाहे बकेट का पानी हो, तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। जबकि एक ग्लास वाटर को बॉईल करने में 10 मिनट लग रहे हैं और एक बकेट पानी को बॉईल करने में 2 घंटे लग रहे हैं। सो इन दिस प्रोसेस टाइम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर। तो बच्चे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बता रही हूँ कि वेपर प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द राइट्स लॉ। टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे।